हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अधीन्द्र। आज हम फोकस करेंगे अपने साउथ एशियन रीजन में इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में किस तरह से यहाँ की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। साउथ एशिया मीन्स कंसिस्ट ऑफ countries in this South Asian region. Pakistan, particularly my concentration or my focus would be on the Pakistan, and I will touch little bit about the growth prospect and inflation of economy of other Asian nations as well. So the Pakistan, the data I drew from Asian Development Bank (ADB). एक्चुअली मैं आज इसको देख रहा था, तो जैसे न्यूज़पेपर देखा तो मुझे ये चीज आई सामने और मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए कि मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई इकोनॉमी को लेकर। ज्यादातर मैं पॉलिटिकल कमेंट्री करता हूँ और लेकिन मुझे लगता है कि साइंस भी और इकोनॉमी भी, क्योंकि मुझे जानकारी है, तो मैं कई सारे एस्पेक्ट पर भी अपने ओपिनियन और नॉलेज शेयर कर सकता हूँ अपने व्यूअर के लिए। अगर पॉलिसी मेकर्स जो हैं, पता नहीं अगर जो इकोनॉमिक स्टेटस जिस तरह चल रहा है, अगर वो कोई चीज जानते भी हों लेकिन एप्लीकेशन नहीं कर पाते तो ना जानने जैसा ही है। तो मैं उनको टीच तो कर नहीं सकता बिकॉज दे आर वेल एक्सपर्ट, लेकिन हम अपने व्यूअर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो एडीबी का जो डेटा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, उसमें पाकिस्तान का जो मेरा फोकस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो पाकिस्तान होगा। अब मैं बताता हूँ कुछ इसमें डेटा, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। नॉमिनल जीडीपी पाकिस्तान की 350 या 400 बिलियन के करीब है। समझ रहे हैं? एग्जैक्टली मैं नंबर भी बता देता हूँ। अब बताइए, अगर नॉमिनल जीडीपी 341.3 बिलियन डॉलर है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के बजट से भी में भी कि वो कम है, और 2030 तक हमारा उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी केवल एक स्टेट की होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इकोनॉमिक पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश में, हमारे एक ही स्टेट में, और पाकिस्तान की इंटायर 4 प्रोविंसेस प्लस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सारे मिला करके 341.3 बिलियन डॉलर नॉमिनल जीडीपी है। और मैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में आपको डिफरेंस बता देता हूँ। रियल जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन जब करते हैं, इन्फ्लेशन आज उनका 29% है, तो इसको अगर आप 29 या 30% माइनस कर दें तो कितना बनता है? 250 मिलियन के करीब, 250 बिलियन के करीब। 250 बिलियन डॉलर, इतना 25 करोड़ लोग रहते हैं उसमें। आप समझें कि पर कैपिटा इनकम, मैंने इसको देखा था तो करीब 1400 डॉलर पर कैपिटा इनकम है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कंट्री काम कर रही है। और इन्फ्लेशन 29% है, 29% इन्फ्लेशन है और किसी के माथे पर कोई बल नहीं है। मैंने देखा कि कल ही मैंने एक फोटो देखी जिसमें ये शहबाज शरीफ, आजकल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, वो एक बच्चे के पास जाता है और वो घर मैं देख रहा हूँ ना, इतना लेविश है नहीं, और जिस तरीके के वो बच्चा कपड़ा पहना हुआ है, बाकी जिस सिस्टम बना हुआ है, मैंने उसको देखा और शहबाज शरीफ को देखा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये उस पाकिस्तान की पिक्चर है। वैसा तो लाइफ मैंने
व्हाइट हाउस में नहीं देखा, जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट रहता है। इवन यूरोपियन यूनियन में हमने कई लीडरों को देखा हुआ है, उतना लेविश लाइफ वो नहीं जीते जितना कि ये पाकिस्तानी और इनके लीडर्स जीते। मैंने कभी कभी देखा है इनको स्पीच देते हुए, जिस चेयर पर वो बैठते हैं, नहीं, आप समझें कि वो लगता ही नहीं है कि ये एक ऐसी बैंकरप्ट इकोनॉमी के लीडर्स हैं। जिस तरह के टाई बेल्ट कपड़े सूट्स पहनते हैं वो रूल करने वाले लोग, इस तरह एक बात लगती है कि ये पूरी तरह से जो नेशनल रिसोर्सेस है ना, उनको इन लोगों ने कुछ 5-10 5 ही परसेंट, 10% तो ज्यादा हो गया, 5% लोगों ने पूरी तरह से उसको निचोड़ के रख लिया है। और ये जो नीचे रह रहे 95% लोग हैं ना, ये उन्हीं को सर्व करते हैं। ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि जिस तरह मैंने इनको देखा है, अ, एक अजीब ही कल्चर बना हुआ है पूरे सिस्टम के अंदर। इनकी लाइफ स्टाइल के वे ऑफ टॉकिंग, इनके चाल चलन, इनकी, मैंने एक प्रोफेसर को देखा, वो जिस चेयर पे बैठा हुआ है, वो लग ही नहीं, प्रोफेसर में somebody who is doing research kind of something, वो बिजी है अपने कामों में, बहुत कुछ कर रहा होता है। मैं प्रोफेसर जो मेरी इमेज मैंने देखा है, वो इस तरह मैंने देखा है, वो एक लैविश लाइफ जिंदगी को त्याग चुका होता है। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, आप जाकर उनका घर अभी देखें, कितना ऑर्डिनरी आदमी, जबकि वो साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट, फलान ढिमकान, क्या क्या न बन गए वो, है ना। जो कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जैसे कि वहां पर वो चीज सूट नहीं करती। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो इन लोगों ने सिस्टम बना रखा, जो भी उस सिस्टम में है, उनमें वो एक्सप्लॉइटेशन वाला जो कैरेक्टर है ना, वो पूरी तरह इन्फिल्ट्रेट परकुलेट करके उनके ब्लड और बोन मैरो में चला गया है। ये इंटायरली करप्ट हो गए हैं सारे के सारे। आई एम सॉरी टू से दिस, बहुत हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन ब्लड जो निकल रहा है ना, ये आम लोगों के ऊपर है। जी, 5% जो जिनका ये सारा चल रहा है ना, वो 95% लोग उन पे काम कर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। अब कीड़े मकोड़े भी हैं उसमें, अभी कुछ अब पिक्चर तो आप लोग जानते होंगे, बगल ही तो है पाकिस्तान, कहाँ बहुत दूर है। उसकी हर हल्का हरकतें जो हैं वो दिखाई देती रहती। तो आप समझें कि और अकड़ भी इतनी ज्यादा है कि भारत से बात करने को तैयार नहीं है। कुछ इकोनॉमिक रिलीफ भी हो जाता, नहीं, ट्रेड कर लेता, कुछ दाल चावल कुछ लोगों को मिल जाता, उनकी सेहत के लिए भी तो अच्छा था। थोड़ा महंगाई कम हो जाती, ज्यादा कॉम्पिटिटर होते हैं मार्केट में तो महंगाई डाउन होती है। इन रूलिंग क्लास को कौन समझाए, केवल एक चाइना तुम्हारे पास है, और तुम्हारे पास इंपोर्ट करने के लिए तो एक्सचेंज रिजर्व से भी तो नहीं है। तुम चाइना से इंपोर्ट भी क्या कर सकते हो। इंपोर्ट ना कर सकने के लिए इकोनॉमी तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। फिर तुम ईरान से वो स्मगलिंग करके तो तेल ले आ रहे, है ना। मैंने एक दिन देखा कि चाबहार पोर्ट जो है बिल्कुल कनेक्ट करता है इसके बॉर्डर से, तो यहाँ पर लोग तेल ले आके बेचते हैं पाकिस्तान के अंदर, है ना, इनलीगल। तो ये भी एक तरीके से उधर पाकिस्तान का अफगानिस्तान का टोटल बॉर्डर खुला हुआ है, नहीं। और टेररिज्म का एक अलग ही कॉन्सेप्ट इनके यहाँ है ना। तो एक अजीब सिस्टम है ये। मुझे पेन होता है, मैं आम लोगों के चीजों को देखता हूँ। एटलीस्ट हम लोग सिविल सर्वेंट्स हैं, हाउ आई कैन सर्व द पीपल, ये हमारा पहला मोटिव होता है। इन किसी भी पर्टिकुलर 5-10% लोगों का वेलफेयर करना ही स्टेट का जिम्मेदारी नहीं होती, है ना। ये बात समझने की होती है। और चलो मैं कॉन्सेंट्रेट, हाँ अब आपको मैं बताता हूँ कि एडीबी की जो रिपोर्ट है, पर्टिकुलरली 2021 में पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी 5.8% थी, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान 5.8%।
and in 2022 6.1%। एंड ये तब का पीरियड है जब भारत की जीडीपी 23% पर ग्रोथ कर रही थी। जैसे ये लॉकडाउन हटाया गया है ना, तब की पीरियड में ये ग्रोथ रेट था 5.8 और 6.8। ये हर दुनिया में हर जगह एक बार बढ़ा था वो, है ना, क्योंकि टोटली वो शट ऑफ हो गया था। तो जो बेस ईयर है ना, बेस इफेक्ट होता है एक, उसका ये असर था 5.8, 6.8, 6.1। लेकिन अब देखिए 2023 में जैसे ही वो नॉर्मल हुआ सिचुएशन, 2019 की बात जैसे होता ना कोविड के पहले, उस इकोनॉमी से कंपेयर किया जाए तो 0.3%, 0.3% इनका ग्रोथ रेट है 2023 में। अब जो प्रिडिक्टेड है 2024 में कहा जा रहा है कि 1.9%, 1.9%, लेस देन 2%। और अगर ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ तो आप समझें कि अगर रियल जीडीपी ग्रोथ रेट में इन्फ्लेशन 29% माइनस करके हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कहां पे जाके उतरेगा, ये आप समझ सकते हैं। अब मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूँ, कंपेयर करता हूँ अदर नेशन के साथ। तो अदर नेशन मालदीव है जिसका फॉरकास्ट 2023 में 7.1% मालदीव का ग्रोथ रेट था। उसके बाद इंडिया का ग्रोथ रेट है 6.3%, जबकि अब कहा जा रहा है कि 7%, 7.7% से ऊपर होगा, है ना। लेकिन एडीबी की रिपोर्ट है, बांग्लादेश अभी ये कल ही 31 मार्च को पूरा हुआ ये फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब इसका जो डेटा है 10-15 दिनों में आ जाएगा कि कितना इसका जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ है। नहीं, क्लियर कट 7% तो लगभग उसके ऊपर ही है ना, जबकि आरबीआई कहता भी है 7% होगा, अबव 7%। देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। वर्ल्ड बैंक भी कहता है ठीक है 7% के ऊपर है, चाहे जो भी कहे कुछ भी। बांग्लादेश की 6% है, भूटान की 4.3% है, नेपाल की 1.9% है, फिर पाकिस्तान की 0.3% है, और फिर श्रीलंका तो अभी बैंक्रप्सी में है, -3.0% श्रीलंका की इकोनॉमी है। तो अफगानिस्तान का कोई डेटा नहीं है, ठीक। सो ये है इनका ग्रोथ रेट। अब मैं आता हूँ इन्फ्लेशन पर। इन्फ्लेशन में सबसे टॉप रैंकर है पाकिस्तान, 29.2%, श्रीलंका 18.7%। बताइए, जो बैंकरप्ट हो चुका है उसका 18.7%, 18.7% जो बैंकरप्ट हो चुका है, और जो भी नहीं हुआ है उसका 29% है। अब सोचो कि यहाँ पे भारत का इम्पैक्ट है कि नहीं, भारत ने कितना कुछ एक्सपोर्ट करके उसकी इकोनॉमी, अदरवाइज वो वहाँ केओस अभी भी होता है ना। अब बांग्लादेश 9%, नेपाल 7.7%, इंडिया 5.5%। इन्फ्लेशन है ये। भूटान 4.1%, मालदीव 3.5%। अब देखिए मालदीव कितना बेहतर है, ग्रोथ रेट इसका 7% से ऊपर है। मालदीव का जो इन्फ्लेशन है 3.5% है। ठीक है, लोग कम है, चीजें कम, रिसोर्सेज ज्यादा हैं, ठीक है। रिसोर्सेज ज्यादा में पानी भी तो चाइना ने अभी सप्लाई किया, आजकल भारत से उनको बंद नहीं रही है ना। अभी कल ही परसों में उसको टन्स ऑफ वाटर सप्लाई किया गया है, चाइना ने किया, वो भी तिब्बत से, है ना, एशियन वाटर, हिमालयन वाटर। ये है इकोनॉमिक आउटलुक। इन्फ्लेशन भी है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। तो इस रीजन के बारे में आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन, अगर आप इसकी रिपरकशंस क्या होंगे, रिपरकशंस आपको समझने की कोशिश करें। अगर इकोनॉमिक इनकैपेसिटेशन हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या होती है। सपोज दैट हमारे पास पैसा ना हो तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंटायरली रुक जाता है,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रुक जाता है। आपको हायर एजुकेशन नहीं मिल सकती, नहीं आपको लोअर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन या फिर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस हेल्थ में नहीं हो सकता, लोग मरना शुरू हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होती है, एक चेक्स बैलेंस अकाउंट में पैसे ना हो तो आप समझें प्रॉब्लम क्या है। हेल्थ पर भी इशू, जान माल का भी खतरा, आपका ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेमेंट जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के एसेट्स क्रिएशन होता है वो भी आप नहीं कर सकते। सो इकोनॉमी, पैसा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ह्यूमन जिस पर खड़ा होता है दैट इज कॉल्ड मनी। सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। मनी इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ। सांस जिस तरह जरूरी है उस तरह पैसे जरूरी है। दूसरा कोई चीज ऐसा नहीं है जो पैसे को रिप्लेस कर सकता है। उसके बाद सारी चीजें जरूरी है। मैं पैसे को इस तरह समझता हूँ। तो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, लेकिन मैं सबसे ज्यादा परेशान हूं केवल पाकिस्तान को लेकर के। नेपाल अपनी इकोनॉमी को लिफ्ट अप करने के लिए वो भारत से भी बात करता है और चाइना से भी बात करता है। हर कंट्री बैलेंस करता है, कोई भी ऐसा नहीं है। अब सिवाय एक और नशा चढ़ गया मालदीव को, नहीं अभी 90% वो चाइना हो गया, प्रो चाइना, और 10% कुछ बातचीत के लिए भारत के साथ एफिलिएशन है। जबकि पिछली गवर्नमेंट थी उसका ज्यादातर फेवर 70% भारत के पास था, 30% चाइना के पास था। सोली की गवर्नमेंट पिछली वाली। ये मालदीव की स्टेटस है। पाकिस्तान 110% चाइना के साथ है, बाकी किसी के पास नहीं है। ये पाकिस्तान की समस्या है। बांग्लादेश खुद को बैलेंस करता है इंडिया चाइना के बीच, इवन और कोई भी आए तो उसको भी बैलेंस कर लेता है। बांग्लादेश होशियार है, वो रिलीजन के जो फेवर में होता है कलर में उसमें नहीं आता, सिंगल कोटेड नहीं है वो। हम सिंपल ये जानना चाहते हैं, जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो अलग मैटर होता है। स्टेट किस तरह फंक्शन कर, स्टेट की अलग डेफिनेशन है। स्टेट मीन्स स्टेट, है ना, किसी देश की बात, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट किसी को भी -1 नहीं कर सकती, स्टेट किसी को भी -2 नहीं कर सकती, किसी को माइनस, किसी भी कंट्री को माइनस स्टेट कर नहीं सकता इन ग्लोबल वर्ल्ड। ये स्टेट की डेफिनेशन के खिलाफ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने ही स्टेट के खिलाफ है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, प्रोटेक्शनिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप अपने इंटरनल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, कोटा लगा करके, बैरियर लगा करके, टैरिफ लगा करके, जो भी करते हैं एक तरीका है। एंटी डंपिंग टैक्स लगा करके ये सारी चीजें करते हैं इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ये एक मैकेनिज्म है इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन किसी भी स्टेट को और इवन इंडिया को पाकिस्तान किसी भी हालात में माइनस करके अपनी इकोनॉमी स्ट्रेंथन नहीं कर सकता। यहाँ पे बैठे हुए, हाँ, लेकिन जब तक ये नीचे 95% लोग 5% लोगों के लिए काम कर रहे होंगे तब तक ये सिस्टम ऐसे चलेगा। लेकिन जब ये नीचे वाले लोग आवाज उठाएंगे जब ही जाके इसमें रिफॉर्म होगा, और रिफॉर्म बहुत नीडेड है। ये ना ही आर्मी के खिलाफ वॉइस करने की बात है, ना ही किसी और के खिलाफ है। ये अपने अधिकारों के लिए बात करना है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर आप अपनी वॉइस रेज करते हैं तो आर्मी के खिलाफ हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप कमाते हैं, मीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन डेवलपमेंट में, तो आपका से भी होना चाहिए नेशनल डेवलपमेंट में। लोग कहते हैं नो टैक्स, नो से नो टैक्स, ये भी लोग कहते हैं, कहीं कहीं सुनने में आया होगा। महात्मा गांधी जी जमाने से पहले ही कहते थे, है ना, कि अगर हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम टैक्स नहीं देंगे। नो रिप्रेजेंटेशन नो टैक्स, है ना। तो लोगों को चाहिए कि सरकारों से डिमांड करें, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की जरूरत है पाकिस्तान को पर्टिकुलरली। मैं ऐसा समझता हूँ, और बाकी वहाँ के जो लीडर्स होंगे वो ज्यादातर समझते होंगे, इसीलिए तो ये हालत कर दिया है। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। जो मैंने समझा वो मैंने आपको बताया। दीज डेटा आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू द EDB। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।